new industry could not be established without obtaining necessary license and getting itself registered। यानी नई इंडस्ट्री आप जब तक नहीं लगा सकते जब तक आप नेसेसरी लाइसेंस ना ले लो, जब तक आप अपने आप को रजिस्टर्ड ना करा दो। सिमिलरली इसी तरह अंडर मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, इसका भी आपको नाम याद करना बेटा, ये नाम है। जैसे आप अपने दोस्तों के नाम याद करते हो तो ये नाम भी आपको याद करने ही पड़ेंगे। सिमिलरली मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, several restrictions were imposed on expansion of industry। रेस्ट्रिक्शन डाली गई कि आप अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड नहीं कर सकते। The basic idea was not to allow concentration of economic power through private enterprises। मेन ये सब करने के पीछे आइडिया ये था कि हम अपनी इकोनॉमिक पावर को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं जाने देना चाहते थे। हाँ जी साहब, क्या कुछ पॉइंट समझ में आया? यस और नो? देखो वो एक्ट के नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, यू हैव नो अदर चॉइस। जैसे आप अपने दोस्त का नाम याद करते हो तो उसको नाम को याद करने का कोई तरीका नहीं होता, नाम तो याद करने ही पड़ते हैं हमारे को। तो खैर कहने का मतलब है 17 सेक्टर पब्लिक सेक्टर के लिए थे और दूसरा 12 सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए थे। ये था हमारा पहला पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहे हैं एक से। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट आ क्या रहे हैं वो तो हमने पढ़ लिया। हमें पॉइंट है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर का जो डेवलपमेंट हो रहा था उसके ऊपर बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए थे। इंडस्ट्रियल हाँ जी, नाम बताना। इंडस्ट्रियल, जल्दी बताओ, याद करो। ये तो उसमें डेवलपमेंट था कि क्या था वो, बताना बेटा बताना, भूल गया मैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1940, कौन सा था वो? आजादी से अगले साल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के अंदर तो ये लिखा था, इस एक्ट के अंदर तो ये लिखा था कि कोई भी नई इंडस्ट्री अगर आपको लगानी है तो उसको रिक्वायर्ड है टू ऑब्टेन लाइसेंस, कि आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। नीचे नहीं हो रहा यार, कि आपको पहले आकर के हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये तो था इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948। और एक और था, एक और एक्ट था, क्या नाम था बेटा इसका? वेरी गुड, मोनोपोलीज। देखा ना, अपनी अपनी चला रहे थे, ये बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाई थी इन्होंने। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। ये क्या कहता था? ये कहता था
ये कहता था कि साहब आपको अगर धंधा एक्सपेंड करना है तो उसके लिए भी हम आपके ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई थी ऑन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। Restriction on expansion of business. Yes, impose restriction on expansion of business. क्लियर है जी? जल्दी बताएं। थर्ड पॉइंट। अब दो पॉइंट फॉरेन से रिलेटेड आ रहे हैं, दोनों पॉइंट फॉरेन से रिलेटेड आ रहे हैं। आओ पहले हम इसको एक बार देखें। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। 91 से पहले हम अपने आप को फिरंगियों से कंपटीशन से दूर रखते थे कि हमें उनसे कंपटीशन ना ही करना पड़े तो अच्छा है। हम उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, हम इतना घबरा चुके थे। हमें यही डर था। मैं वापस आता हूं। हमें यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो। आपको याद होगा पहले चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि फिरंगियों ने मतलब ब्रिटिशर्स ने अपने प्रोडक्ट को हमारी मार्केट में उतार दिए थे और हमारे मार्केट फेल हो गई थी। याद है ना आपको? तो हम इतना डर गए थे कि हम नहीं चाहते थे कि फिरंगियों का प्रोडक्ट हमारी डोमेस्टिक मार्केट में आकर बिके। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे उनसे कंपटीशन करना, बिल्कुल भी नहीं। तो हम उसको रोकने के लिए हम क्या करते थे? हम उसको रोकने के लिए क्या करने लगे? अगर कोई व्यक्ति फिरंगियों से माल खरीदता था हमारे देश में, इंपोर्ट करता था, तो हमने इंपोर्ट पे इतना टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया कि वो माल बहुत ज्यादा महंगा पड़ने लगा, जिसके कारण हमारे देश में फिरंगियों का माल नहीं बिक पाया। सर आप कहोगे सर जी ये तो अच्छा हो गया, ये कोई बुरा थोड़ी हुआ, ये तो बढ़िया ही हुआ हमारे देश को लेके। नहीं बेटा, ये अच्छा नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं फॉरेन से आने वाली टेक्नोलॉजी को भी रोक दिया। हमने फॉरेन से आने वाली टेक्नोलॉजी को भी रोक दिया। आज आप देखें फॉरेन के इतने प्रोडक्ट हमारे देश में, और उनकी वजह से हमारे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके सर पे कंपटीशन बढ़ गया है, जिसके कारण वो भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। वरना तो मुझे अच्छे से याद है ब्लैक एंड व्हाइट फोन एक लंबे अरसे तक हमारे देश में चला, और इतने महंगे महंगे होते थे, 10-10, 15-15, 20-20 हजार के वो ब्लैक एंड व्हाइट फोन। आपने तो देखे भी नहीं होंगे, हो सकता है। लेकिन आज की डेट में आप 5,000 में मल्टीमीडिया फोन खरीद सकते हो। समझ में आई? मल्टीमीडिया फोन, ये एक टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, और जब हमने बाहर की टेक्नोलॉजी को वेलकम करा तब ये चीजें हुई। 91 से पहले हम प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करते थे। फोर्थ पॉइंट और पढ़ लेते हैं, वो भी फॉरेन से रिलेटेड ही है। उस पॉइंट के अंदर आप देखोगे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते थे। रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। सर इन दोनों पॉइंट में फर्क क्या है अभी बताते हैं, पहले पढ़ो इसे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बताइए आप में से कितने बच्चों को पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एफडीआई क्या होता है? नाम तो न्यूज में कई बार सुना होगा तुमने ये। क्या होता है एफडीआई का? लोन। अच्छा,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लोन आता है। अच्छा, हाँ जी, किसी को नहीं पता